गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हम लोग जो टॉपिक्स देख रहे थे वो हम लोग मोल कंसेप्ट देख रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि मोल कंसेप्ट का थ्योरी क्या क्या था, उसका हम लोग अप्रोच कैसे करते क्वेश्चंस को, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा कर रहे थे। तो जिसमें से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन नीट लेवल का भी किया था और उस टाइप का क्वेश्चन जितने भी थे उनको हम लोग डिस्कस किए थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए लास्ट स्टेज में। अब लास्ट स्टेज कहने का मतलब है कि बहुत सारे कॉलेजेस में जो चलता था बुक एन सिन्हा बुक, तो वो हम लोग को स्पेशली है न्यूमेरिकल के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो उसमें से जो हम लोग को क्वेश्चंस होंगे मोल कंसेप्ट को, उसको धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं तो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले लेक्चर्स में हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर यदि अभी आप इस लेक्चर में या फिर इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि हमारे जो पिछले लेक्चर है उसको आप पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ताकि अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट अच्छा तरीके से समझ में आएगा कि कैसे कोई भी क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सो ठीक है, कंसेप्ट वहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका से दिया गया है, कैसे हम लोग फॉर्मूला को याद करेंगे ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। तो चलो 2 दिन 3 दिन हम लोग को गैप हो गया था और क्योंकि उधर हम लोग को सिलेबस का भी वहाँ पे बात चल रहा था, जैसे कि क्लास 11th और क्लास 12 का जो हम लोग को शेड्यूल चलता था जैक बोर्ड के अनुसार, वहाँ पे हम लोग को शेड्यूल में जो उसका फॉर्मेट था उसमें हम लोग को चेंज कर दिया गया है। जैसे हम लोग को एग्ज़ाम होने वाला था टर्म 1 और टर्म 2 में, तो अब हम लोग को क्या हुआ कि टर्म 1 का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। अब वो हम लोग को डायरेक्टली क्या होगा, एक क्लास में हम लोग को एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग अगर 11th की बात करते हैं तो 11th का हम लोग का एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल लास्ट तक हम लोग को होने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद जो 12th क्लास का होगा या फिर 10th क्लास के होंगे तो उनका जो होगा एग्ज़ाम वो मार्च में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को टर्म 1 एग्ज़ाम ना होकर के हम लोग को डायरेक्टली क्या होगा, एनुअल एग्ज़ाम होगा, जिसमें हम लोग को टर्म 1 टर्म 2 का जितने भी सिलेबस थे, मतलब जितने भी आपका केमिस्ट्री का सिलेबस था, चैप्टर्स थे, सभी से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एक ही बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसी चलते हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है, हम लोग के पास बहुत सारा समय बच गया है। इसी चलते हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे लेक्चर्स को हम लोग कवर करेंगे। और क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं था, सिर्फ हम लोग को 1 और 1.5 महीना का हम लोग को समय था, ज़्यादा 11th की बात किया जाए तो आपका 2 मंथ का समय था, जो कि हम लोग को टर्म 1 एग्ज़ाम होने के लिए। लेकिन अब तो हम लोग को कोई हम लोग को यहाँ पे नहीं रह गया रुकावट कि हम लोग को टर्म 1 का हम लोग को जल्दी तैयारी करना है। सो क्योंकि हम लोग कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरह से चैप्टर से हम लोग को तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है कुछ यूनिट में, तो इसी चलते हम लोग को 2 मंथ के अंदर हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना असंभव था। फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे थे कि जितना जल्द हो सके तो हम लोग उसको कवर कर लेते। लेकिन अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम, हम लोग को अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छा तरीका से, और हम लोग के पास ज़्यादा समय होने की वजह से हम लोग स्टैंडर्ड तरीका से सभी मतलब जितने भी हाई लेवल का क्वेश्चन होंगे उससे भी हम लोग अटेम्प्ट करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेक्चर की प्लानिंग करेंगे, बस आप हमसे फॉलो कीजिए हमें, बाकी आपको तो सारा कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि जैक बोर्ड हम लोग कैसे पास आउट करेंगे या फिर कैसे हम लोग को क्या होगा। और जो भी हम लोग को नोटिस आ रहा है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जब एग्जाम होना होगा वो आएगा ही, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या बोल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चंस आपका आएगा, और यहाँ से जितने भी लोग आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सभी स्टूडेंट के लिए टफ हो जाता है। क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, क्योंकि वे लोग क्वेश्चंस को अच्छा तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा सभी क्वेश्चंस को अच्छा तरीके से समझने के लिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10⁻21 molecules आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि जो CO2 है उसका जो हम लोग को वेट दिया है वो कितना दिया है, 200 मिलीग्राम दिया है। आगे जो हम लोग को दिया है तो आगे क्या बोला है कि 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल क्या किया गया, हटाया गया किससे, जो ये CO2 होगा, जो यहाँ पे देख रहा है कि 200 मिलीग्राम जो आपका CO2 है जिसका वेट दिया है, अब उसमें से हम लोग को कुछ ना कुछ तो उसका मॉलिक्यूल होंगे। इसमें जो CO2 का जो हम लोग को यहाँ पे वेट दिया है, तो वेट के अनुसार जब हम लोग मोल निकालेंगे, मोल के अनुसार फिर हम लोग जाएंगे किसमें, मॉलिक्यूल में, तो कुछ ना कुछ तो उसका मॉलिक्यूल होगा। अब बात क्या है कि उसमें जो मॉलिक्यूल होगा उतना में से कितना मॉलिक्यूल को हटा दिया गया है, तो 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या किया गया, वहाँ से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है उसके मॉलिक्यूल से। तो आपको बताना है कि अगर यदि उस CO2 का इतना ग्राम जो CO2 था उनमें से अगर इतना मॉलिक्यूल आपका हटा दिया जाता है, तो हटाने के बाद उस
CO2 में, उस CO2 में जो रहेगा मॉलिक्यूल में, तो उसमें आपको बताना है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स आपका प्रेजेंट होगा या फिर कितना वहाँ पे बचा हुआ है। वही चीज लिखा हुआ है हाउ मेनी मोल्स आर CO2 आर लेफ्ट, कितना हम लोग को इसको जब रिमूव किए 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल को, तो उतना मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद हम लोग को कितना बचा है CO2 का मोल। किसका बात किया है यहाँ पे? मोल्स का बात किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हम लोग को निकालना है वो किस में निकालना है, तो मोल को निकालना है। किसको निकालना है? मोल में निकालना है। अब हम लोग को जो यहाँ पे चर्चा करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को मोल में यहाँ पे निकालना है तो अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग को रिमूव किसका किया गया है, तो मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया गया। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CO2 का पहले हम लोग मॉलिक्यूल को डिफाइन कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। मॉलिक्यूल जब निकाल लेंगे तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो इतना मॉलिक्यूल को पहले हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और हटाने के बाद हम लोग देखेंगे कितना हम लोग को मोल उसमें बचा है। चलो, तो सबसे पहले जो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को गिवन है, ताकि हम लोग को रीजन पता चल सकेगा और क्या हम लोग को निकालना है वो भी हम लोग को धीरे धीरे पता चलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या चीज़, जो वेट दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया है, वेट ऑफ किसका दिया है, तो CO2 का। तो कितना दिया हुआ है आपका, तो 200 मिलीग्राम दिया है। कितना दिया है? 200 मिलीग्राम। आगे बोल रहा है कितना, 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऐसे आपका रिमूव्ड किया गया है। कितना बोल गया है, तो 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल आपका क्या चाहिए वहाँ पे रिमूव कर दिया गया। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पे देखिए मोल निकालना है। तो मोल को जब आप निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको भी हम लोग मोल में कन्वर्ट कर देंगे और उससे हम लोग पता कर लेंगे इतना में कितना मोल होगा। तो जितना भी होगा तो बोलेंगे कि उतना मोल हम लोग को क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग के पास अगर मोल का रिलेशन बोला है, इसी चलते हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग मास दिया है इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले मोल निकाल करके इसको क्या करेंगे, मॉलिक्यूल में निकाल लेंगे। मॉलिक्यूल निकालने के बाद उतना मॉलिक्यूल में हम लोग क्या करेंगे, इतना मॉलिक्यूल को डिवाइड मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि उतना हम लोग को क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो रिमूव कर देंगे। तो अब जो जितना हम लोग को मॉलिक्यूल बचेगा उतना में से फिर बता देंगे कि कितना हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स है। तो आप चाहे तो 2-3 तरीका से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मोल में बदलेंगे, मोल में बदलने के बाद फिर मॉलिक्यूल में बदलेंगे। मॉलिक्यूल जितना निकलेगा उतना में से इतना मॉलिक्यूल को पहले माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो टोटल मॉलिक्यूल आपको बचेगा उतना में से फिर फाइंड आउट कर लीजिएगा कि कितना मोल आपका बचा हुआ है। तो जो 2 बार जो हम लोग मोल निकालेंगे तो 2 बार हम लोग को मोल ना निकालना पड़े, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो सबसे पहले जो इतना मॉलिक्यूल को रिमूव किया गया था, हम लोग को इतना में से बता सकते हैं कि इतना मॉलिक्यूल में कितना मोल होता है। तो इतना को हम लोग मोल में पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, और इतना ग्राम में हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग को होता है मोल। तो इतना में जो मोल होगा उतना में से इसके अनुसार जो हम लोग मोल निकालेंगे उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो मोल निकलेगा वो हम लोग को उतना क्या बचेगा, जो बचा हुआ मोल रहेगा उसी का हम लोग को क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि इसको मोल से मॉलिक्यूल में ना कन्वर्ट करके डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इससे तो हम लोग मोल निकाल लेंगे, और ये जो मॉलिक्यूल दिया है इसको हम लोग मॉलिक्यूल में ना कन्वर्ट करके इसी को हम लोग मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, मोल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे इस मॉलिक्यूल को हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल मोल में इतना मोल को हम लोग घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो हम लोग को मोल निकलेगा वही मोल तो हम लोग को क्या पूछा है कि कितना हम लोग को मोल बचा हुआ है CO2 का, तो वही चीज़ तो हम लोग को निकालना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इतना मोल में हम लोग निकाल लेते हैं। तो इतना अगर हम लोग निकालेंगे डायरेक्टली क्या चीज, तो मोल ऑफ CO2 जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मास तो ऊपर आपको यहाँ पे होता है ना, क्या चीज होता है इसका फॉर्मूला, तो मास होता है और नीचे आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए मास तो आपका दिया है, कितना दिया हुआ है, तो 200 दिया है, लेकिन आप शर्त देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राम में ना देकर के क्या चाहिए आपका, मिलीग्राम में। इसी चलते मिली का वैल्यू आपको पता है कितना बिठाते हैं हम लोग, -3 बिठाते हैं, तो यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। चलिए मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CO2 का, तो नहीं जानते तो निकाल लीजिए। CO2 का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन के कितना होता है 16, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन इसी चलते कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32, और जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। तो इसी चलते यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 44। ठीक है, अब इतना हम लोग को क्या हो गया, मोल निकल गया। इतना टोटल हम लोग को क्या निकल गया, अभी तक मोल निकल गया। इसको इसलिए माइनस नहीं कर रहे हैं अभी, मतलब कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग को सॉल्यूशन करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ना काट छट के वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। फिलहाल हम लोग अभी ये देखें कि इतना में से हम लोग को क्या हो गया, इतना हम लोग को इतना मास जो हम लोग को दिया हुआ था उतना में से हम लोग को क्या हुआ कि टोटल मोल आपका कितना होता है, तो इतना मोल होता है। अब क्या बोल रहा है कि इतना मॉलिक्यूल आपको इतना में से रिमूव कर दिया गया, तो क्या करेंगे, इतना मॉलिक्यूल को हम लोग फिर से मोल में कन्वर्ट करेंगे और मोल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो हम लोग टोटल मोल बचेगा वही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं इतना मॉलिक्यूल जो रिमूव किया गया है, तो वहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल रिमूव है जो हम लोग को किया गया उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग टोटल, क्या चीज लिख देते हैं,
टोटल या फिर नंबर ऑफ मोल्स आर रिमूव्ड, वही चीज लिख देते हैं। क्या चीज लिख देते हैं यहाँ पे? तो नंबर ऑफ मोल्स आर रिमूव्ड, कितना हटाया गया? तो मॉलिक्यूल में हम लोग को दिया था तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग इसको जानते हैं क्या चाहिए यहाँ से हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ, क्या चीज हो जाता है यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या जानते हैं? तो अवोगाद्रो नंबर से हम लोग को डिवाइड करते हैं तब हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका कितना दिया हुआ था? 10 के पावर 21 दिया है। कितना दिया? 10 के पावर 21। अवोगाद्रो नंबर कितना होता है? तो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? 23 होता है। इतना हम लोग को टोटल क्या निकल गया है? मोल निकल गया। मतलब इतना मोल हम लोग को क्या किया गया? हटाया गया। कितना में से? इतना में से इतना मोल अगर हम लोग घटा देंगे तो घटाने के बाद जो हम लोग को बचेगा मोल, वही हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो वही हम लोग लिखेंगे वहाँ पे क्या चीज कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। तो कितना हम लोग को बचा हुआ है, सो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे क्या करेंगे? इतना में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो वही चीज लिखेंगे जो हम लोग को फाइनल जो आंसर निकालना है वो किससे हम लोग लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आर क्या चीज? लेफ्ट। तो कितना बचा हुआ है? तो कितना बचा हुआ है हम लोग को? तो डायरेक्टली क्या करेंगे? टोटल जो हम लोग को निकला था इतना में से कितना है? तो 200 गुने 10 के पावर कितना है? -3 और बटन कितना हो जाएगा? 44। तो इतना हो गया। अब इतना में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कि इतना हम लोग को मोल क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया। तो कितना रिमूव किया है? 10 के पावर 21 हो जाएगा, वो भी माइनस ना प्लस में है, क्या चाहिए? प्लस में 21 है। और बटन में क्या हो जाएगा? तो 6.022 और इंटू में कितना हो जाएगा? 10 के पावर 23 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको हल कीजिएगा तो फिर डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको थोड़ा मोड़ा तोड़ दे कि या फिर आप तोड़ लीजिएगा, आराम से आप तोड़ लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते ताकि आपको हेल्प मिलेगा। 200 यहाँ पे हो जाएगा और गुना में 10 के पावर तक -3, तो 3 ही रह जाएगा। नीचे आपका क्या रह जाएगा? 44। अगर इसको तोड़िएगा, देखो 10 के पावर 23 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर -23। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अगर इसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 के पावर -23 और -23 और 21 में कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? मतलब कि -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या बच जाएगा? 6.022। बस इतना बच जाएगा। अभी आप क्या कीजिएगा? इसको एलसीएम लेकर के और डायरेक्टली आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व आप कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि आपको सॉल्व करके बता दे। तो सॉल्व करके अगर हम बताएंगे तो थोड़ा टाइम भी चल जाएगा, तो इसलिए आप क्या कोशिश कीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपके पास तो कैलकुलेटर तो है ही, तो आप यहाँ पे इसको इससे आपको क्या कीजिएगा? इसको ऐसे 44 से भागा कर लीजिएगा, जो होगा बाद बाकी तो आपका ये तो रहबे करेगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा? 6.022 को से हम लोग को भागा कर देंगे किसको? तो 1 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 6.022 से, और जो आएगा बाकी ये तो हम लोग को रह जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिएगा, फिर डायरेक्टली यहाँ पे हल कर लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं ना। चलिए, तो ये आपकी जिम्मेवारी पे हम छोड़ देते हैं, और नहीं तो हम चाहते तो यहाँ पे कैलकुलेट करके भी आपको दिखा सकते थे। तो इतना नहीं, तो इतना ही जो हम लोग को यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा, क्या चीज यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? उतना हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स आपका बचा हुआ है, ठीक है। इतना मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद जो आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स बचेगा, वो यहाँ पे जो आप सॉल्यूशन कीजिएगा वही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर जो हम लोग को था क्या था? तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग को 11 था, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, और नहीं होता है तो टेलीग्राम में आप मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पे सॉल्यूशन भेज दूंगा। हालांकि अब तो कुछ बचा नहीं है जी, कैलकुलेटर तो कीजना है, ठीक ना। यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। जो भी आएगा यहाँ पे आंसर, वही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपका आंसर कितना आया है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। कितना देखते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते क्या बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 इसको भी मिटा दे ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, देखने में पता चलेगा। 12 को देखने के चक्कर में आप किसको देख रहे हैं? 11 को देख रहे हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना हो, इसे चलते इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, अब हमारे पास कितना? क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 12? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कितना वॉल्यूम हम लोग को ऑक्युपाइड करेगा, किसके द्वारा? तो एक मॉलिक्यूल के द्वारा। और किसका? तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। तो वहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि एज्यूम किया गया है द डेंसिटी ऑफ वाटर कितना? तो 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो गिवन दिया है, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का, वो हम लोग को कितना दिया हुआ है? तो 1 ग्राम कितना दिया है? 1 ग्राम पर ml। इतना हम लोग को क्या दिया है? डेंसिटी हम लोग को दे दिया है।
अब साथ ही साथ जो हम लोग को बोला है वो हम लोग को निकालना क्या चाहिए, तो वॉल्यूम हम लोग निकालना है। क्या चाहिए निकालना है, वॉल्यूम निकालना है वाटर का, जो कि कितना के द्वारा हम लोग को उसमें ऑक्यूपाई करना चाहिए, तो 1 मॉलिक्यूल के द्वारा कितना हम लोग को वॉल्यूम उसमें ऑक्यूपाई करेगा उसको हम लोग को निकालना है। मतलब हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भाई हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मान के चलो यहाँ पे जो डेंसिटी लिखेगा, ठीक है, तो डेंसिटी बराबर जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, क्या जानते हैं, डेंसिटी बराबर जो हम लोग देखते हैं ऊपर मास होता था और नीचे हम लोग को क्या जानते हैं, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको डेंसिटी दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। अब यहाँ से अगर गलती से आपको क्या चीज पता चल जाए, मास पता चल जाए वाटर का कि कितना मास वहाँ पे प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, तो एक मॉलिक्यूल में अगर मास हम लोग को पता चल जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद डेंसिटी तो दिया ही हुआ है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को सवाल उठता है कि हम लोग कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका मास, मतलब कि वाटर का मास। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, और कितना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं कि इतना 6.022 मॉलिक्यूल्स में, इतना मॉलिक्यूल्स में कितना मोल होता है, तो हम लोग जानते हैं 1 मोल होता है। कितना होता है, 1 मोल होता है। तो हम लोग यहाँ पे अरे क्या लिख दिए, इनटू में कितना हो जाएगा, 10 के पावर 23 हो जाएगा। आप यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इतना मॉलिक्यूल 6 अच्छा चलो ऐसा अच्छा से ही लिख देते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल्स में आपका क्या होता है, 1 मोल होता है। तो आपको निकालना कितना है, एक मॉलिक्यूल का निकालना है, किसका, तो एक मॉलिक्यूल का अगर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 1 में क्या करेंगे, तो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻ कितना करेंगे, 23। तो इतना आपका क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल का देख रहे हैं कि इतना मोल होता है। अब मोल का फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या उसका मास नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि मोल बराबर हम लोग जानते हैं यहाँ पे मास होता है ऊपर गिवन मास, और नीचे हम लोग को होता है क्या चीज़, उसका मोलर मास होता है, ठीक है, चाहे मोलिकुलर मास होता है। अब यहाँ पे देखिए मोल आपका निकल गया, कितना निकला है, तो 1 में निकल गया है 6.022 इंटू 10 के पावर कितना निकला है, 23 निकला है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मास हम लोग को निकालना है, तो मास निकालना है भैया, तो यहाँ पे मास का मास ही रहने देते हैं। अब मोलर मास तो आपको पता है, मोलर मास कितना हो जाता है आपका, तो जब भी हम लोग मोलर मास बोल रहे हैं और किसका निकाल रहे हैं हम लोग, वाटर का, तो वाटर का निकालते हैं तो उसका कितना होता है, मोलिकुलर मास 18 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मास निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, मास अगर डायरेक्टली निकालना चाहे तो क्या होगा, मास यहीं रह जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा, खाली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब मास बराबर हो जाएगा वो 18 और नीचे हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इतना हम लोग को क्या हो गया, अभी तक ग्राम में आंसर आ चुका है, किसका, मास। अब हम लोग को मास नहीं निकालना था, हम लोग को निकालना था वॉल्यूम, कि एक मॉलिक्यूल द्वारा जो वाटर होगा वो कितना हम लोग को वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो फिर हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला से हम लोग चलेंगे, तो डेंसिटी बराबर हम लोग को जो जान रहे हैं यहाँ पे कि मास होता है और नीचे हम लोग को क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा, डेंसिटी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास और अपॉन में क्या हो जाएगा, डेंसिटी। अब यहाँ पे देखिए मास आपका निकल गया, वो कितना निकला है, तो 18 और बटा में कितना निकल जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इतना निकल गया। और डेंसिटी बटा में लिखेंगे, तो बटा में लिखेंगे तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, गुना में 1 बटा यहाँ पे डेंसिटी, तो डेंसिटी का मान कितना दिया हुआ था, तो डेंसिटी का मान दिया है 1 ग्राम पर ml, कितना दिया है, 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ पे 1 का 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब जो भी यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आएगा आंसर, वो आएगा आपका ml में, किस में आएगा, ml में, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो हम लोग यहाँ पे बोल रहा था कि एक मॉलिक्यूल के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा वाटर के थ्रू, उसको हम लोग को निकालना कि कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब कितना में, तो उसका डेंसिटी हम लोग को खाली दे दिया था, तो वो कितना दिया था, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। अब डेंसिटी तो हम लोग को दिया हुआ है, अब डेंसिटी दिया है तो हम लोग को निकालना था सिर्फ कि अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल का बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का, तो एक मॉलिक्यूल में हम लोग को कितना उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो उसी को हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए इस तरीका से हम लोग इसको क्या किए हैं, यूज किए। अब यहाँ पे जो भी सॉल्व कीजिएगा 18 को भागा कर दीजिएगा 6.022 से, बाकी ये तो जो पावर वाला रहेगा उसको खेल लीजिएगा, ऊपर चल जाएगा तो वो माइनस में चल जाएगा, 10 के पावर -23, और बाकी जो यहाँ पे आएगा उसको खेल लीजिएगा, ठीक है, बाकी तो बन ही जाएगा आपसे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आंसर इसका आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे क्या किए हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को क्या बोल रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखिए काच बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ Hg कितना दिया हुआ उतना। तो अगर फिर हम लोग गिवन में हम लोग बात करते हैं तो गिवन में हम लोग क्या चीज़ दिया हुआ है, जो हम लोग को डेंसिटी जो है, क्या चीज़ डेंसिटी जो हम लोग को बात किया है किसका, तो डेंसिटी ऑफ Hg, तो वो हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो 13.6 दिया। कितना दिया, 13.6 ग्राम पर ml दिया। हम लोग जान जाएंगे, अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे डेंसिटी किसका है। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार पूरा हम लोग किसका चर्चा किया है, मरकरी का ही बात किया है, तो डेंसिटी हम लोग समझ जाएंगे कि उसी का दिया है। ठीक है, तो अभी कुल मिला के देखें कि डेंसिटी हम लोग को मरकरी का दे दिया था कितना, 13.6 ग्राम पर ml। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ एन एटम। हम लोग को जो एटम होगा वो एटम्स का हम लोग को क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। ठीक है, व्यास निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आगे कुछ रिलेशन दे दिया होगा। तो कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ एन एटम ऑफ मरकरी एज्यूमिंग दैट ईच एटम ऑफ मरकरी इज ऑक्यूपाइंग अ क्यूब ऑफ एज लेंथ। आगे बोल रहा है इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द मरकरी एटम्स। हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात किया गया है मरकरी का। किसका बात किया गया है, मरकरी का। अब मरकरी का हम लोग को जो एटम होगा, मरकरी एटम का, तो उसका हम लोग को कुछ ना कुछ तो डायमीटर होगा। क्या चाहिए होगा हम लोग को, डायमीटर। अब ये जो हम लोग को डायमीटर होगा इसी को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना। क्या करना है, Hg का जो एटम होगा, एटम का कुछ ना कुछ तो व्यास होगा। मान के चलो एटम आपका क्या है, इतना सा है। कितना है, ये हो गया आपका एटम मरकरी का। तो इसका कुछ ना कुछ तो व्यास होगा ना, तो यही व्यास को निकालना है कि कितना होगा। सो अब ये व्यास के बारे में हम लोग को कुछ रिलेशन बता दिया है ताकि हम लोग फाइंड आउट कर सके आराम से। तो यहाँ पे हम लोग को डेंसिटी मतलब हम लोग को क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है किसका, मरकरी एटम का। लेकिन हम लोग को बता दिया कि जो यहाँ पे डायमीटर होगा मरकरी एटम का, मतलब कि जो डी होगा, क्या चीज होगा, जो डी होगा आपका, जो मरकरी का डायमीटर होगा वो इक्वल हो जाएगा क्या चीज का, तो ए के इक्वल। किसका हो जाएगा, ए के इक्वल। जहां में से जो ए बता रहा है वो किसका बात कर रहा है, तो एज लेंथ का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, एज लेंथ का बात कर रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे बात कर रहा है एज लेंथ का। अब एज लेंथ हम लोग को निकालना है। सबसे पहले अगर हम लोग एज लेंथ का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेते हैं कहीं खींच के, तो डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज़, उसका डायमीटर। अब यहाँ पे जो एज लेंथ बात किया है वो एज लेंथ किसका है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो एज लेंथ है वो किसका, हम लोग को क्यूब का है। किसका बात कर रहा है, क्यूब का। अब हम लोग को क्यूब का होता है उसको हिंदी में हम लोग घन बोलते हैं। अब घन का अगर हम लोग आयतन की बात करते हैं, क्या चीज़, अगर हम लोग घन का आयतन के बारे में अगर बात करते हैं तो घन का आयतन कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे कुल मिलाकर का आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से आप पढ़ो तो क्या बोलेगा यहाँ पे, द डेंसिटी ऑफ Hg इज 13.6 ग्राम पर ml। इतना हम लोग को मरकरी का दे दिया है। ठीक है, उसका घनत्व। आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ एन एटम ऑफ Hg एज्यूमिंग दैट ईच एटम ऑफ मरकरी इज ऑक्यूपाइंग अ क्यूब ऑफ एज लेंथ इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द मरकरी एटम। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग को क्या बोल रहा था कि जो हम लोग को मरकरी का जो हम लोग को डायमीटर निकालना है उसका एटम का। अब जो वहाँ पे बात किया कि जो उसका डायमीटर होगा वो हम लोग को इक्वल होगा एक क्यूब का हम लोग को एज लेंथ के इक्वल। ठीक है, अब हम लोग को कहीं ना कहीं से या तो फिर डी खोजो, क्योंकि हम लोग डी ही तो निकालना है। लेकिन हम लोग को अगर यदि आप एज लेंथ कहीं से निकाल लेते हैं, ए बराबर निकाल सकते हैं क्यूब का, तो हम लोग ऑटोमेटिक लिख सकते हैं कि उतना ही हम लोग को क्या होगा, एटम का डायमीटर होगा। और आगे लास्ट में बोल दिया मरकरी का एटॉमिक मास कितना होगा, तो 200 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सोचो कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे जिससे हम लोग को उसका डायमीटर निकल जाए। तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी का ही अगर बात करता है, ठीक है, तो डेंसिटी का बात कर रहे थे, डेंसिटी को हम लोग तोड़ेंगे तो फिर मास अपन में वॉल्यूम में टूटेगा, तो वहां से हम लोग वॉल्यूम भी नहीं खींच सकेंगे। वॉल्यूम इसीलिए नहीं खींच सकेंगे क्योंकि वहां से हम लोग को मास का पता है क्या, तो मास का हम लोग को पता ही नहीं है। तो मास का पता नहीं है भैया, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या क्या काम करना पड़ेगा, इसको आप सबसे पहले बारीकी से आप क्या कीजिए, यहाँ पे समझने की प्रयास कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो हम लोग इस तरह चीज़ हम लोग देख रहे थे कि कैसे कैसे उसका रिलेशन है। तो अब हम लोग को खाली शर्त यहाँ पे क्या है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका एज लेंथ को। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहा था, किसका बात कर रहा था, तो एक एटम का हम लोग को बात कर रहा है कि एक एटम का जो हम लोग को डायमीटर होगा उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग को एक एटम का बात कर रहा है तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि आखिर एक एटम में कितना हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके अनुसार फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, तो उसके अनुसार से मास पता कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाए उसी तरह से सिमिलर टाइप से ये चलेगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि हम लोग को निकालना क्या है, उसका डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले जैसे जैसे प्रोसेस कर रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यदि हम लोग मोल की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, मोल निकालने का, तो जैसे ही हम लोग मोल निकालते थे यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या चीज़, तो नंबर ऑफ यहाँ पे एटम्स होते थे। ठीक है, और नीचे हम लोग जानते थे आवोगाद्रो नंबर हो जाता है। ठीक है,
लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि मोल अगर निकालेंगे तो कितना का हम लोग निकाल रहे हैं, तो एक एटम का निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि नंबर ऑफ एटम्स कितना हम लोग को निकालना है, तो एक एटम का निकालना है। और उसको अगर हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना है, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इतना भी आपका क्या चीज निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। तो अगर यदि आपका एक एटम का मोल निकल गया तो इसको हम लोग यहाँ से चुरा सकते हैं कि एक एटम का कितना मास होगा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, कि अगर हम लोग मास बराबर निकालना चाहे, क्या चीज़, मास बराबर, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, तो मोल और गुना क्या होता है उसका, मोलर मास होता है। क्या चीज होता है, मोलर मास या फिर एटॉमिक मास जो बोलो, ठीक है। ये कहाँ से आता है, मोल बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मतलब कि मास अपॉन में क्या होता है, मोलर मास। तो मोलर मास कहाँ चल जाएगा, उधर हो जाएगा, तब आपका क्या चीज निकल जाएगा, मास। तो मास बराबर अगर आप निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, मोल आपका निकल गया, कितना निकला है ऊपर, 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻, कितना निकल जाएगा, 23 निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मोलर मास किसका बात कर रहा है, Hg का, और Hg का जो मोलर मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 200। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे आप, 200, ठीक है। तो इतना अगर आप गुना कर लेंगे तो यहाँ से आपका जो निकलेगा वो ग्राम में निकल जाएगा, उसका क्या चीज, वेट निकल जाएगा, किसका, तो एक एटम मरकरी का, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये चीज निकाल लिए। अब इसको हम लोग मकसद क्या है, अगर हम लोग मास निकाल लिए एक एटम का, तो एक एटम का हम लोग मास अगर निकाल लिए तो हम लोग डेंसिटी का यूज करके वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फिर यहाँ पे देखते हैं। तो अगर यदि हम लोग डेंसिटी के अनुसार चलेंगे तो हम लोग क्या होगा यहाँ पे, तो देखो डेंसिटी बराबर जो हम लोग को होता है, क्या चीज होता है हम लोग को, जो डेंसिटी बराबर होता है वो हम लोग को क्या होता है यहाँ पे, तो मास और अपॉन में क्या होता है हम लोग को, वॉल्यूम होता है। ये हम लोग जानते थे। अब यहाँ से अगर हम लोग वॉल्यूम निकालना चाहे तो फिर हम लोग निकाल, देखो ऐसा काम किया था ना पहले वाला 12 नंबर में, उसी तरह से चलेंगे। अब वॉल्यूम बराबर करेंगे तो क्या हम लोग हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मास और अपॉन में क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए ये मास अपॉन में डेंसिटी वाला फिर कैसे यूज करेंगे, तो मास बराबर हम लोग को आ गया, कितना आया है, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं 200, और बटा में कितना हो जाएगा, तो 6.022 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻23 हो जाएगा। इतना हम लोग को मास है, और बटा में करेंगे एक चीज डेंसिटी, तो डेंसिटी इतना करेंगे तो फिर उलट के कितना हो जाएगा, तो एक बटा में कितना हो जाएगा, आपका डेंसिटी कितना दिया होता है, 13.6 दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13.6। तो इतना हम लोग कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखें कि वॉल्यूम बराबर इतना होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ये वाला कैसे करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली से। अभी देखो ये वाला क्या करते हैं, इतना हम लोग मास हो गया, बटम करते कितना, यहाँ पे देखो बटम करते कितना हम लोग 36, तो यहाँ पे देखो ये बटम है, इसको बटम में अगर लिखेंगे 13 मतलब 36/1 हो गया, और अगर फिर उल्टेंगे तो यही जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे घबराना नहीं कि ये वाला हम लोग कैसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज़ आप 8 क्लास 7 क्लास में ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर A/B और बटा में रहेगा C/D तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको तो इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग समझ गए हैं कि यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ml में हो जाएगा आंसर, ये चीज़ वॉल्यूम का। तो अभी मान के चलो जो वॉल्यूम निकला है हम लोग को वो किसका निकला है, तो एक एटम का हम लोग को निकला है, किसका निकला है, एक एटम का हम लोग को निकला है उसका वॉल्यूम। तो अगर यदि हम लोग एक एटम का हम लोग को बात कर दिए यहाँ पे वॉल्यूम का, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वॉल्यूम का यूज करके, जैसे कि हम लोग वहाँ पे देखा तो हम लोग क्या देखे वहाँ पे कि जो एज लेंथ था, क्या चीज बात कर रहा था, एज लेंथ था जो आपका क्यूब का, वो क्यूब है किसके इक्वल था, तो वो हम लोग को डायमीटर इक्वल था किसका, तो एटम्स का। तो हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को सिर्फ निकालना क्या है, डायमीटर, और डायमीटर निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एज लेंथ। तो एज लेंथ बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं एज लेंथ कहाँ से निकलेगा, तो वॉल्यूम से। किसका बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे कि मान के चलो एक एटम का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो उसका भी वॉल्यूम होगा एक क्यूब का, है कि नहीं। तो उसमें अगर हम लोग चलेंगे तो उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, अगर यहाँ पे बात करते हैं जो ये जो वॉल्यूम आया है इसको मान के चलो क्या चीज़ निकला है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसका बात करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया, तो आपका निकल गया कितना, तो 200 बटम आ गया यहाँ पे 6.022 इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक बटम यहाँ पे बचा ही हुआ है कितना है, 10⁻23 हो जाएगा, और गुणम कितना हो जाएगा यहाँ पे 13.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13.6। तो इतना आपका आया है क्या चीज़, ml में, कितना आया है, ml में आपका आया है यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। तो ml को यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं, कितना में लिख सकते हैं यहाँ पे, तो सेंटीमीटर क्यूब में क्या चीज लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ml को कन्वर्ट कर दिए किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, ताकि हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं उसका एज लेंथ। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम जो होता है वो हम लोग को क्यूब का कितना होता है, तो 1 क्यूब होता है, तो 1 क्यूब बराबर इतना हो जाएगा। तो 1 क्यूब बराबर उतना जब हो जाएगा कितना हो जाएगा, हम लोग को फिर से लिख देते हैं यहाँ पे 200, और बटम हो जाएगा यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणम कितना हो जाएगा 1 बटा में 1.23
मतलब कि 13.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13.6, और ये हम लोग को क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। अभी देखो यहाँ पे ए बराबर हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नीचे हम लोग को बोर्ड दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। चलो है थोड़ा सा जगह, हम लोग को काम बन जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग को ए बराबर है, तो ए बराबर कैसे निकालेंगे? तो क्यूब को अगर उधर भेज रहे हैं तो ये हम लोग को क्या बन जाएगा? घनमूल में हम लोग को बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 200 और बट्टा में यहाँ पे देखेंगे 6.022 और इंटू में कितना हो जाएगा? 10 के पावर 23 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणम कितना हो जाएगा? 1 बट्टा में कितना हो जाएगा? 13.6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो भी हम लोग को एज लेंथ निकलेगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू निकलेगा वो हम लोग को क्या चीज निकलेगा? सेंटीमीटर में। तो जो भी यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी आपका वैल्यू आएगा उसको डायरेक्टली लिखिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे एज लेंथ हो गया। और चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो एज लेंथ हम लोग को क्यूब का, वही हम लोग को क्या है? डायमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना कि डायमीटर बराबर क्या चीज लिखेंगे हम लोग? तो डायमीटर ऑफ एन एटम, वही बोल रहा था। हाँ, डायमीटर ऑफ एन एटम। तो हम लोग क्या चीज निकालेंगे यहाँ पे? तो हम लोग जान गए कि यहाँ पे क्या होता है? एज लेंथ बराबर होता है, मतलब ए बराबर होगा। तो यहाँ पे जैसे निकालेंगे तो जो भी यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? इतना सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो कैसे हम लोग डायमीटर को निकाले वो सबसे पहले समझने की फिर से कोशिश कीजिए। हम लोग को डेंसिटी दे दिया था एटम का। अब वहाँ से हम लोग क्या किया? हम लोग को कोई चारा था नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग एज लेंथ निकालते। तो एज लेंथ कहाँ से निकाला जाता? तो अगर हम लोग को कंपेयर किया गया था क्यूब से कि क्यूब का जो एज लेंथ होगा वही इक्वल हो जाता है आपका डायमीटर किसका? एटम का। तो वहाँ से हम लोग समझ गए थे। तो उसका मतलब समझ गए कि कहीं ना कहीं हम लोग को वॉल्यूम का अगर पता चल जाता है तो वॉल्यूम निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो क्यूब का वॉल्यूम यूज करेंगे, वहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा? एज लेंथ उसका निकल जाएगा। जैसे हम उसका एज लेंथ निकाल लेंगे तो उसी के अनुसार से क्या हो जाएगा? उसमें इक्वल करके बता देंगे कि उसका डायमीटर कितना निकला है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या सबसे पहले अगर डेंसिटी में यूज करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो उसमें हम लोग को क्या कर जरूरी पड़ रहा था? मास। अब मास कैसे निकालेंगे? तो वहाँ से हम लोग समझे कि मोल बराबर, अगर हम लोग एक एटम का बात करें तो एक एटम में हम लोग देखेंगे कि कितना उतना मोल होता है। तो मोल यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लिए। फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या कीजिए? फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं मोल का रिलेशन होता है मास और मोलर मास में। तो वहाँ से हम लोग मास बराबर लिखते हैं तो क्या होता है? मोल गुणन क्या होता है? मोलर मास। तो यहाँ से हम लोग क्या किए? मास भी हम लोग निकाल लिए किसका? तो एक एटम हम लोग किसका? तो हम लोग Hg का निकाल लिए। तो वहाँ से फिर हम लोग देखें कि यहाँ पे अगर हम मास निकाल लिए तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला मास अगर पुट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम निकल गया तो यहाँ समझ गए कि हम लोग को एटम का क्या निकल गया? वॉल्यूम निकल गया। अब जब हम लोग एक एटम का वॉल्यूम जब निकल जाता है तो वहीं से हम लोग समझ जाएंगे कि जो क्यूब का जो होगा उसके जो तुलना में जितना उसका मान के चलो एज लेंथ जितना था उतना ही उसको बता दिया गया था डेंसिटी का। क्या बोला गया था? डेंसिटी का। तो इसका मतलब डेंसिटी बोल रही है, डायमीटर बोल दिया था किसका? एटम का। तो इसका मतलब समझ गए ये जो वॉल्यूम आया होगा वो वॉल्यूम किसका आया होगा? तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम आपका किसका आया है? क्यूब का आया है। तो क्यूब का अगर वॉल्यूम आया है तो इसका इतना डेटा दिया था। अब हम लोग जानते हैं क्यूब का बराबर जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? एक क्यूब होता है। अब एक क्यूब को हम लोग डायमीटर जब हम लोग निकालेंगे इसका एज लेंथ तो हम लोग को सिर्फ ए बराबर एज लेंथ होता है, ना कि ए क्यूब। ठीक है, तो ए बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो क्यूब था उधर चल जाएगा तो रूट में चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा रूट को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा? सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो यही जो आपका ए आया, जितना भी वैल्यू आएगा वही आपका क्या होता था? डायमीटर जो होता था एक एटम का उतना का इक्वल होता था। तो इसी चलते यहाँ पे जो ए का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना था? सॉल्यूशन करना था क्वेश्चन नंबर 13 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं बना पाते। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, जो हम बता रहे थे कि एक नया कंसेप्ट हम लोग को सीखना था, वो कंसेप्ट हम लोग को आ चुका है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस आपके सामने जो लिखा गया क्वेश्चन नंबर 14, ये हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग को पूछा जा सकता है। ठीक है, कंपटीशन में भी बैठेगा तो इस तरह का क्वेश्चंस आपका आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग आखिर इसमें इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन? हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे? तो ग्राम एटम्स हम लोग को निकालना है किसका? तो हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे ग्राम एटम्स हम लोग निकालेंगे कैसे? हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है यहाँ पे देख रहा है कि 8.5 ग्राम हम लोग को दिया है किसका? तो अमोनिया का बोला है। कितना बोला है? अमोनिया का कितना दिया है मास? तो 8.5 ग्राम दिया हुआ है। तो देखो इसको बनाने का हम लोग दो तरीका हम लोग देख सकते हैं। क्या चीज़? दो तरीका हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम लोग को फॉर्मूला के अनुसार, दूसरा हम लोग कंसेप्ट के अनुसार। तो आपको मैं यहाँ पे जो सबसे सहज होता है उसी को मैं बताने का यहाँ पे प्रयास करूंगा ताकि आप उसमें कंफ्यूज ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बात कीजिए। यहाँ पे जो आपका बोल रहा है ग्राम आइटम्स जो पहले यूज किया है,
ये आप समझ लीजिए कि वो एटॉमिक मास जैसा हम लोग यूज करते थे, तो उसी के जैसा यहाँ पे हम लोग निकालना है। मतलब कि जो भी हम लोग का हाइड्रोजन का मास होगा यहाँ पे किसका, अमोनिया में, तो कितना ग्राम में, तो इतना ग्राम में जो हम लोग को अमोनिया का में जो हम लोग को हाइड्रोजन आइटम्स का जो हम लोग को मास होगा उसको हम लोग ग्राम में लिखना है। ठीक है, तो वही आपका लिखा हुआ ग्राम आइटम्स किसका, तो हाइड्रोजन का, उसको हम लोग को निकालना है कितना होगा सो। तो इस तरह का सवाल जब भी रहेगा, ग्राम आइटम्स ये सब जब भी निकालना पड़ेगा, उसका मास वगैरह कि वो इतना ग्राम आपका मॉलिक्यूल दिया है, बताओ कि इतना ग्राम में कितना ग्राम हम लोग को हाइड्रोजन आइटम या भी कोई भी फलना ढिकना कुछ भी रहेगा, कोई भी आइटम्स रहेगा जिसका पूछेगा क्या चीज़ कि उस मॉलिक्यूल में आप बताइए कि इस आइटम का कितना उसमें मास प्रेजेंट होगा। इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो आप यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी देख रहे हैं 8.5 ग्राम आपका दिया हुआ क्या चीज़, अमोनिया दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि इसको हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए, अमोनिया को यहाँ पे छापते हैं। ठीक है, कार्ड छापते हैं यहाँ पे अमोनिया। अब यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि जो अमोनिया का जो मोलर मास होता है, किसका बात करते थे, इसका अगर हम लोग मोलर मास, मोलिक्यूलर मास बोलते हैं किसका, तो इसका अगर मोलिक्यूलर मास अगर बात करते हैं तो मोलिक्यूलर मास कितना होता है, तो आप बोलेंगे इसका जो मोलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है। यहाँ पे देख रहे हैं इसका 14 हो जाएगा और प्लस में 3 को हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे जो मोलिक्यूलर मास लिखते हैं, इसी चलते यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ग्राम लिख देते हैं, क्योंकि ये जो 17 ग्राम जो होता है ये डिफाइन हो जाता है किसके लिए, तो 1 मोल के लिए। किसके लिए हो जाता है, तो 1 मोल के लिए हम लोग को डिफाइन हो जाता है कि 1 मोल अगर अमोनिया होगा तो उस कंडीशन में जो अमोनिया का मोलिक्यूलर मास होगा वो कितना होता है, 17 ग्राम होता है। तो ये हम लोग रिलेशन जानते हैं। अब यहाँ पे समझिए, ये जो अमोनिया का जो हम लोग मास जो यहाँ पे निकालते थे, उसमें आपको पता होगा कि वहाँ पे नाइट्रोजन का भी मास गया है और साथ ही साथ हाइड्रोजन का भी मास गया है। ठीक है, तो यहाँ पे से अगर मान के चलिए आपका हाइड्रोजन का ही मास अगर पूछेगा कि कितना है, तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग को एक मॉलिक्यूल अगर हम लोग ले लेते हैं अमोनिया का, एक मॉलिक्यूल नहीं, अगर 1 मोल में अगर बात करते हैं, किस में बात करते हैं, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में जाएंगे तो यहाँ पे ग्राम की जगह में AMU हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर 1 मोल अगर अमोनिया का हम लोग बात करते हैं, 1 मोल अमोनिया की बात करते हैं, तो उसमें जो आपका नाइट्रोजन का जो वेट होता है वो कितना होता है, तो 14 होता है। और अगर 1 मोल अमोनिया में अगर बात करते हैं हाइड्रोजन आइटम का कितना मास होता है, तो आप बोलेंगे 3 होता है। इसका कहने का मतलब आप वही समझे कि अगर 17 ग्राम अगर अमोनिया का जो मतलब कि 17 ग्राम जो वेट होता है अमोनिया का, वो अमोनिया कितना मोल रहता है, तो 1 मोल अमोनिया का जो हम लोग को मास होता है वो कितना होता है, 17 ग्राम होता है। अब इतना में से आप बताइए कि 17 ग्राम जो होता है, मतलब 1 मोल में जो आपका नाइट्रोजन का अगर मास किया जाए, अगर कैलकुलेशन किया जाए, तो बताओ कि 1 मोल जो अमोनिया होता है उसमें अगर आपको नाइट्रोजन का अगर मास बोला जाए कि कितना होता है, तो आप कितना बोलेंगे, तो 14 बोलेंगे। अगर बोलेगा कि 1 मोल अगर अमोनिया में आप बताओ कि हाइड्रोजन का कितना मास होता है, तो आप कितना बोलेंगे, तो 3 बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राम में यहाँ पे कंपेयर करके चलेंगे। तो इसका मतलब समझ गए कि 1 मोल का हम लोग तो बारे में समझ जाएंगे। जैसे कि अगर इसको अभी फिर हम लोग इस तरह से लिखना चाहे, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए, क्या चीज़ समझ गए कि अगर यदि हम लोग यहाँ पे 17 ग्राम का बात करते हैं, कितना बात करते हैं, 17 ग्राम यहाँ पे हम लोग बात करें किसका, तो अमोनिया का। कितना बात कर रहे हैं, 17 ग्राम अमोनिया में हम लोग देखते हैं कि 17 ग्राम में जो तुम्हारा नाइट्रोजन है और जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का अगर मास किया जाए कि 17 ग्राम में कितना ग्राम इसका होता है, तो 14 ग्राम इसका होता है। और हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए तो कितना होता है इसका, तो 3 ग्राम इसका होता है। कितना में, 17 ग्राम में। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे यूनिटरी मेथड अगर यहाँ पे सॉल्व करना चाहे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ 17 ग्राम जो आपका रहता है क्या चीज़, अमोनिया, क्या चीज़ 17 ग्राम जो अमोनिया होता है उसमें अगर कैलकुलेट करना चाहे अगर नाइट्रोजन का, तो आप बोल सकते हैं कि इतना ग्राम होता है। कितना होता है, 14 ग्राम कितना होता है आपका, तो सिर्फ नाइट्रोजन होता है। अगर आप फिर बात करेंगे इतना में, तो इतना में से आप क्या बोलेंगे कि अगर यदि आप बात करेंगे 17 ग्राम अमोनिया का, तो इसमें आप बता सकते हैं कि 3 ग्राम आपका क्या रहता है, हाइड्रोजन का होता है। तो यहाँ से आप रिलेशन 2 निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये चीज़ आप जो रिलेशन जानते हैं इसी के अनुसार आपको क्या करना है, पूरा फाइंड आउट करना है। अगर मान के चलो अभी आपसे सवाल ये रहेगा कि बताओ 17 ग्राम अमोनिया में रहता है 3 ग्राम हाइड्रोजन, तो आप बताओ कि यहाँ पे 1 ग्राम अमोनिया में, क्या चाहिए, 1 ग्राम अमोनिया में कितना ग्राम आपका हाइड्रोजन रहेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे 17 ग्राम अमोनिया में कितना ग्राम होता है, 3 ग्राम अमोनिया मतलब कि हाइड्रोजन होता है। तो आप बोलेंगे अगर 1 ग्राम अमोनिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17 किसमें चल जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे वही चीज़ बात कर रहा है कि 1 बिस्किट का पैकेट में तुम्हारा कितना रहता है आपका बिस्कुट, तो 3 बिस्किट रहता है। तो
तो आप बताओ कि अगर एक मतलब कि मान के चलो कितना बोल रहा था यहाँ पे कि 10 बिस्किट बोल रहा था, कितना बोल रहा था 10 बिस्किट पैक का, जैसे यहाँ पे 17 है तो चलो 17 लेकर के ही चलते हैं। 17 को अगर हम लोग लेते हैं कितना अमोनिया का, मतलब कि कोई बिस्किट का पैकेट लेते हैं जिसमें से तुम्हारा बिस्किट कितना निकलता है, 3 गो निकलता है। तो तुम बताओ कि अगर एक गो बिस्किट का पैकेट लेंगे तो उसमें कितना बिस्किट रहेगा। तो तुम लोग क्या करते थे यहाँ पे कि अगर जितना से कंपेयर किया रहता है, अगर एक का बात करेगा तो जो भी यहाँ पे कचरा रहता है वो कहाँ चल जाता है, इसका बटम चल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह से देखेंगे, अगर 1 ग्राम अमोनिया का अगर मास बताना चाहे तो कितना हो जाता है यहाँ पे, तो 3 ग्राम, और बटम में कितना हो जाएगा 17। तो हम लोग बोलेंगे कि इतना ग्राम हाइड्रोजन होता है, मतलब 17 ग्राम अमोनिया में कितना ग्राम होता है हाइड्रोजन, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन होता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग निकालना चाहे कि 1 ग्राम अमोनिया में कितना ग्राम हाइड्रोजन रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 1 ग्राम अमोनिया में कितना हाइड्रोजन हो गया, तो 3/17 ग्राम होता है। तो अगर आप 1 ग्राम का निकाल लेते हैं तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ बाबू कि 5 ग्राम अगर हम ले लेते हैं अमोनिया रैंडमली, तो 5 ग्राम अगर अमोनिया ले लेते हैं तो बताओ कि 5 ग्राम अमोनिया में कितना ग्राम तुम्हारा हाइड्रोजन रहेगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे अरे 1 ग्राम का तो हम लोग जानते हैं कि इतना होता है हम लोग को हाइड्रोजन का। जब हम लोग 1 का निकाल लिए तो हम लोग 5 का बोले, चाहे 10 का बोले, चाहे 20 का बोले, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 1 का फाइंड आउट कर लिए तो 5 का बोल रहे तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि 3/17 और गुना कर देंगे कितना से, तो 15 से। तो इतना ग्राम हम लोग को निकल जाएगा किसका, हाइड्रोजन का। उसी तरह से मान के चलो अभी तुमको बोल देता है कितना, बताओ कि 10 ग्राम का अगर ले लेते हैं यहाँ पे अमोनिया का, तो 10 ग्राम अमोनिया में तुम बताओ कि कितना ग्राम तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज, हाइड्रोजन। तभी क्या जानोगे कि 1 ग्राम अमोनिया में तुम्हारा कितना होता है, तो 3/17 होता है। कितना होता है, 3/17 होता है। तो इसका मतलब समझ गए कि 3/17 होता है 1 ग्राम अमोनिया में। तो अगर 10 ग्राम अमोनिया की बात करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा, 10 से। तो इस तरह से हम लोग समझ गए रिलेशन। तो उसी तरह से अभी देखिए क्वेश्चन में जो बोल रहा था ग्राम आइटम्स हम लोग को निकालना है किसका, तो हाइड्रोजन का। जो यहाँ पे अमोनिया हम लोग, मतलब अमोनिया हो गया, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर सल्फेट दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या हुआ है वहाँ पे, कि उस मॉलिक्यूल में आपका कितना हाइड्रोजन का वेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि अमोनिया की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि 17 ग्राम से हम लोग रिलेशन जानते हैं कि अगर 17 ग्राम अमोनिया लेते हैं तो जगह में से 3 ग्राम आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 8.5 ग्राम अगर लिया जाता है अमोनिया का, तो बताओ कि 8.5 ग्राम में तुम्हारा कितना निकलेगा। तो जैसे यहाँ पे निकाल रहे थे 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, उसी तरह से हम लोग क्या निकाल देंगे, 8.5 का बोल रहा है। तो इसका मतलब समझ जाएंगे 8.5 अगर ग्राम बोल रहा है किसका, अमोनिया का। तो यहाँ में से बताओ कि कितना ग्राम आइटम्स तुम्हारा प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे उसी तरह से लिखेंगे कितना ग्राम आइटम किसका प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का। तो आप यहाँ क्या करेंगे, हम लोग जान रहे थे 1 का जो होता है वो कितना होता है हम लोग को, मतलब 1 ग्राम में अमोनियम कितना होता है हाइड्रोजन का ग्राम, तो 3/17 ग्राम होता है। तो वही अगर 8.5 की बात करेंगे तो गुना कितना हो जाएगा हम लोग को, 8.5 से। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, मतलब कि कितना हो जाएगा 3 अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 या 15 हो जाएगा, और 8 के 24 और 25 हो जाएगा, मतलब 25.5, और बटम कितना हो जाएगा 17। इतना ग्राम तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का। तो जो फाइनल आंसर आ गया वो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, तो इतना। तो ये चीज़ सिर्फ आपको यूनिटरी मेथड बताया था कि किस तरह से निकालना है। तो जो फाइनल जो हम लोग को आंसर सिर्फ वर्क होगा वो हम लोग को कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे। तो हम लोग को जो यूज होगा आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग को पूछा था यहाँ पे कि अगर 8.5 ग्राम हम लोग ले लेते हैं अमोनिया में, तो उतना अमोनियम हम लोग को कितना ग्राम हाइड्रोजन का होगा। तो चूंकि हम लोग जान रहे थे कि अगर 17 ग्राम हम लोग रिलेशन यहाँ से देखे थे ना कि 17 ग्राम अगर हम लोग अमोनिया लेते थे जिसमें 14 ग्राम तुम्हारा नाइट्रोजन होता था, 3 ग्राम आपका क्या रहता था, हाइड्रोजन। तो यहाँ से उसी चलते हम लोग यहाँ पे रिलेशन लिखे कि 17 ग्राम अगर अमोनिया लेंगे तो उसमें कितना होता है, 3 ग्राम हाइड्रोजन होता है। हम लोग नाइट्रोजन का बात नहीं किया, इसी चलते इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से रिमूव कर देते ताकि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो हो सकता था हाइड्रोजन की जगह हम आपको क्या क्वेश्चन बना देता, नाइट्रोजन के भी क्वेश्चन बना सकता था। तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे तो उसके लिए भी हम रिलेशन वहाँ पे बता दिए, तो वैसे आप निकाल लीजिएगा। वहाँ पे किसके रिलेशन निकालिएगा, 14 ग्राम से, ठीक है। चलो तो 17 ग्राम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 ग्राम अमोनिया की बात करता था, तो 17 ग्राम अमोनिया में कितना ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो 3 ग्राम होता है किसका, तो हाइड्रोजन का। हम लोग यहाँ पे देखते हैं मास। तो उस तरह से हम लोग देखें कि 1 ग्राम अगर अमोनिया लेंगे तो 1 ग्राम अमोनियम कितना होता है उसका मास, तो 3/17 होता है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ये दोनों तो हम लोग खाली रिविजन के लिए हम लोग बात किए थे कि कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग को जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो ये सब तो 10 और 5 तो ऐसा पूछा नहीं था। हम लोग को पूछा कि बताओ कि यहाँ पे 8.5 ग्राम अमोनियम हम लोग को कितना होगा, तो 8.5 में हम लोग निकाल दिए। क्योंकि हम लोग 1 का अगर हम लोग निकाल लिए तो उसी हिसाब से, जैसे हम लोग जानते हैं क्या चाहिए यहाँ पे कि सिंस
हम लोग जानते हैं कि 17 ग्राम अमोनियम कितना ग्राम हाइड्रोजन होता है, 3 ग्राम। तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे बात किए कि 1 ग्राम अमोनियम में कितना हो जाएगा, तो 3/17 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसी चलते हम लोग अगर निकालना चाहे 8.5 ग्राम अमोनियम में कि कितना हाइड्रोजन होता है, तो उसको क्या करेंगे 8.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक हम लोग अमोनिया का 1 ग्राम अमोनिया में से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ग्राम अमोनिया का निकाल चुके थे, उसमें 8.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से पता चल गया कि 8.5 ग्राम अगर अमोनिया लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को जो हाइड्रोजन का जो मास होगा वो हम लोग को ग्राम में कितना में हो जाएगा, तो 25.5 और बटा में कितना हो जाएगा 17। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो इतना बताने के पीछे बस सिर्फ इतना ही था ताकि आप कंसेप्ट को अच्छा तरीके से समझ पाएँ कि आखिर ये रिलेशन आता है वो कैसे आता है, ठीक है। मैं चाहता तो पूरा डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन आपको वहाँ से नहीं करना है क्योंकि अभी बहुत सारा यहाँ पे कंपेयर करना बाकी ही है। जैसे अभी इसमें 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, एक मास के अनुसार था, एक अभी मोल के अनुसार यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग को समझने में थोड़ा परेशानी होता है। इसी चलते आपको क्या कर रहा है, तो यहाँ पे बेसिक से बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी अभी भी अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा पीछे लाने के बाद आप फिर से उसको वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, आपको सारा कंसेप्ट फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत ही बेसिक चीज़ वहाँ पे बताए थे, तो आपको उतना समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं होगा, उम्मीद है इतना, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, इसमें 14 का सेकेंड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 0.02 मोल में कॉपर सल्फेट इंटू कितना है 5 मोल है आपका H2O। तो इतना में से आप बताइए कि कितना तुम्हारा कितना होगा, क्या चाहिए होगा, तो इतना मोल में तुम्हारा हाइड्रोजन का जो आएगा ग्राम एटम वो कितना होगा। क्योंकि इतना अगर एक यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे 0.2 मोल में, आखिर हम लोग को कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना हाइड्रोजन का, तो कुछ ना कुछ वजन होगा, तो उसी को हम लोग को कंपेयर करना है। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ समझते हैं, क्या चीज़ समझते हैं कि अगर हम लोग 1 मोल का बात करते हैं, किसका, तो 1 मोल किसका, तो ऑफ CuSO4 इंटू 5H2O। तो इतना में से हम लोग देखते हैं कि कितना 1 मोल में कितना तुम्हारा ग्राम होता है। तो इसका हम लोग देखते हैं, इसका मोलर मास, मोलिकुलर मास निकाल लो। तो कॉपर का कितना होता है, सल्फेट का कितना होता है, फिर वाटर का कितना होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद वहाँ पे लिखते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मोलिकुलर मास हम लोग निकाल लेते हैं। देखो, तो ये क्वेश्चन हम लोग पूरा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। यहाँ पे देखो बात की कि अगर 1 मोल का अगर हम लोग यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे तब भी हम लोग उसी तरह से कंपेयर करेंगे। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ बता देते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग इसका जो मोलिकुलर मास निकालेंगे अगर हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो इसका मतलब समझ जाता है कि वो हम लोग को किसके लिए निकालना होता है, तो 1 मोल के लिए निकालना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग समझ ही गए, तो हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ लिख सकते हैं कि 1 मोल अगर बात करते हैं यहाँ पे किसका, तो 1 मोल डायरेक्टली अगर हम लोग इतना का बात कर देते हैं वाटर का डायरेक्टली, क्योंकि वाटर कितना लिया गया यहाँ पे, इतना, ठीक है। तो इतना में डायरेक्टली हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं कि कितना मोलर मास होगा। सो क्योंकि देखो कुल मिलाकर के सभी का ऐड करते हैं, जो इसका कितना होगा एटॉमिक मास, इसका कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, ये सारा चीज़ निकालते थे। तो सभी का जोड़ने के बाद हम लोग को डायरेक्टली निकलता था, डायरेक्टली हम लोग को जोड़ने के बाद ही ना निकलता था। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग उतना ना करके क्या करते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली किसका ले लीजिए, डायरेक्टली हम लोग मतलब किसका, हाइड्रोजन का ले लेते हैं। जैसे कि आपको कुछ समय पहले बताए थे ना अमोनिया में, तो अमोनियम देख रहे थे वहाँ पे, तो 17 ग्राम अमोनिया लेकर के चले थे। तो वहाँ पे जैसे उसका मोलर मास निकालते थे हाइड्रोजन का, तो वही हम लोग को कंपेयर करके चले थे कि 17 ग्राम में उतना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मोल का कन्वर्ट कर रहे थे, इसी चलते जानते हैं कि 1 मोल में तुम्हारा हाइड्रोजन जितना होता है वही चीज़ हम लोग यहाँ पे बिठाते हैं मोलर मास। उसी तरह से कॉपर के भी बैठाएंगे, सल्फर का भी बैठाएंगे, ऑक्सीजन का भी बैठाएंगे। तो हम लोग क्यों सबका वहाँ पे लेकर के चले, इसी चलते सबका ना लेकर के डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का ही, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि उतना में से कितना होगा उसका मोल में से, कि 1 मोल में जितना हम लोग को टोटल निकलेगा उसमें से हम लोग बता सकते हैं कि हाइड्रोजन का कितना 1 मोल में होता है। सो तो 1 मोल का कितना जानते हैं कि जितना हम लोग को हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हुआ होगा उसी का तो बोलेंगे। तो यहाँ से कुल मिलाकर के अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को भी हम लोग हटा देते हैं तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बोल देंगे क्या चीज़, कि डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग ये कि अगर 1 मोल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसका, 1 मोल किसका, तो हाइड्रोजन का, या फिर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़, जो क्या चीज़ बोल सकते हैं, मास का डायरेक्टली अगर बोल सकते हैं, क्या चीज़ बोल सकते हैं, मास का, कि 1 मोल में क्या चीज़, 1 मोल ऑफ इतना में कि हाइड्रोजन आइटम का कितना मास होता है। चलो डायरेक्टली लिख ही देते हैं कि 1 मोल ऑफ किसका, तो CuSO4 इंटू 5H2O, इतना लिख ही देते हैं। अब इतना में से जो आपका होगा किसका, तो जो मास होगा तुम्हारा क्या चीज़, तो ग्राम ऑफ
हाइड्रोजन, किसका बात करेंगे, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग जान गए कि कितनों कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 मोल में कितना होगा, जो इसका हम लोग को मास जान देंगे वही तो हम लोग को होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है 10 गो हो जाएगा, दुग तो यही था और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 गो। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि 10 गो हम लोग को यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मास होगा वही तो हम लोग को 1 मोल में मास होगा। तो इसका मतलब समझ जाते हैं कि 1 मोल अगर हम लोग लेंगे कॉपर सल्फेट और इंटू में कितना 5 इंटू H2O, तो इतना में हम लोग जानते हैं कि कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो 10 गो था तो यहाँ पे समझ जाएंगे 10 ग्राम हम लोग को हो जाएगा किसका, तो हाइड्रोजन एटम का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम का जो मास हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि 1 मोल अगर कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O लेते थे तो इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि इतना में से अगर इतना हम लोग 1 मोल लेते हैं तो उसमें से आपको कितना निकलता है, तो 10 ग्राम आपका निकलता है किसका, तो हाइड्रोजन का निकलता है। तो अभी आपको पूछा कितना क्या, 0.02, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि 0.02 अगर मोल हम लोग ले लेते हैं किसका, तो ऑफ CuSO4 और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, तो 5H2O। तो इतना में से जो मास होगा आपका क्या चाहिए, तो किसका, तो हाइड्रोजन एटम का कितना हो जाएगा, 1 मोल में देखें 10 ग्राम हम लोग को यूज हो रहा है, तो अगर हम लोग 0.02 मोल यूज करेंगे तब हम लोग को क्या होगा, तो 0.02 मोल से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 0.02 और गुना में 10 हो जाएगा, तो इतना ग्राम हम लोग को हाइड्रोजन आइटम का निकल जाएगा। तो इसमें मतलब समझे गए कि यहाँ से अगर गुना करेंगे तो हम लोग को कितना निकल जाएगा, तो 0.2 ग्राम हम लोग को निकल जाएगा किसका, तो ऑफ हाइड्रोजन आइटम का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग को आंसर आया वो कितना आ गया हम लोग को 0.2, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। वहां पे जैसे हम लोग क्या कंपेयर कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे मोल दिया है तो मोल की जगह हम लोग को क्या दिया था, ग्राम का दिया था, तो हम लोग 1 मोल में डिफाइन कर लेते कि अमोनिया का जो होता है वो 17 ग्राम होता है। तो 17 ग्राम के अनुसार से हम लोग देखे थे कि अगर 17 ग्राम अमोनिया लेते हैं तो उसमें हम लोग को कंपेयर किए थे, तो उसी हिसाब से देखे कि 8.5 ग्राम अगर अमोनिया लेंगे तो उसमें हम लोग को कितना ग्राम हम लोग को हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट होगा। लेकिन हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे मास ना दे करके क्या चीज दे दिया था, मोल में। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि 1 मोल में जितना इसका मोलर मास होगा वही होगा। अब इतना मोलर मास में जो हाइड्रोजन का मोलर मास होगा वो कितना होगा, तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन का मास जितना होगा उतना ही उसका मोलर मास होगा। तो समझ गए कि हाइड्रोजन का कितना हो जाता है 10। तो यहाँ से कंपेयर कर लिए कि अगर 1 मोल हम लोग इतना लेंगे CuSO4 इंटू 5H2O, तो 1 मोल इतना में से जो हाइड्रोजन का जो मास होगा वो कितना होता है, तो 10 ग्राम होता है। तो 10 ग्राम अगर हम लोग देखें कि 1 मोल में होता है तो 0.02 मोल में कितना होता है, तो वही कर देंगे, 1 का पता था तो 0.02 में से गुना कर देंगे तो उतना का निकल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो कितना आया 0.2 ग्राम। तो कितना का निकल गया, तो हाइड्रोजन आइटम का निकल गया आपका क्या चीज, उसका मास निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना था। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे ये बनेगा। सो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश दिया गया है, भागे कुछ नहीं दिया गया। देखो क्या चीज बोला है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस का कितना हम लोग को मोल होगा वो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करने बोल रहा है। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ किसका, तो वाटर का, कि 90 ग्राम वाटर को अगर हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं किसके थ्रू, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी, आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे किसमें, क्लास 12th में, तब आपको समझ में आएगा। इसी चलते अभी उतना हम लोग नहीं देखते, बस आपको ये चीज़ बता देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे प्रयोग करके हम लोग को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो वाटर है वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। तो मान के चलो जो वाटर होगा, वाटर को अगर डिकम्पोज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं क्या क्या इस टुकड़ा में बटेगा, तो हम लोग समझ रहे हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ये टूटेगा, जिसमें से ऑक्सीजन आपका 1 रहेगा और हाइड्रोजन आपका कितना रहेगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे टूटेगा। आप समझ गए इतना ही कि अगर वाटर को अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज करने के बाद हाइड्रोजन का बनेगा और उसमें क्या बनेगा, ऑक्सीजन। यहाँ तक आप समझ चुके थे। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि 90 ग्राम हाइड्रोजन मतलब कि H2O में जो उसको डिकम्पोज करेंगे, तो डिकम्पोज करने के बाद जो ऑक्सीजन गैस रहेगा, तो ऑक्सीजन गैस में अगर यहाँ पे बोलेंगे 90 ग्राम अगर हम लोग वाटर को अगर तोड़ेंगे तो उस समय तोड़ने के बाद जो आपका ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ तो मोल होगा, तो क्या मोल होगा उसी को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन का अगर हम लोग को मोल निकालना है तो मोल कैसे निकालते हैं, मास अपन में मोलर मास। तो मोलर मास हम लोग तो जानते हैं ऑक्सीजन का, लेकिन मास हम लोग नहीं जानते हैं। तो मास नहीं जानते तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को इंडिकेट कर दिया कि 90 ग्राम हम लोग को क्या था, वाटर, उसको हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, तब हम लोग को इतना इतना हम लोग फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर 1 मोल के लिए डिफाइन होता है तो उसमें हम लोग जानते हैं कि अगर 18 ग्राम हम लोग को वाटर रहता है, क्या चाहिए होता है 18 ग्राम वाटर, तब हम लोग जानते थे कि 18 ग्राम वाटर में हम लोग जानते थे कि इसको तोड़ता है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का होगा उसमें हम लोग जानते थे कि 2 ग्राम होता है किसका, तो ऑफ हाइड्रोजन आइटम का होता था।
इतना होता था। और उसी तरह से हम लोग जानते थे क्या चीज़ कि 16 ग्राम जो होता था वो किसका होता था, 16 ग्राम ऑफ किसका होता था, तो ऑक्सीजन एटम का होता था। ये हम लोग जानते थे। तो इसका कहने का मतलब समझ गए कि अगर 18 ग्राम यूज होता है वाटर, तो उस समय हम लोग को 16 ग्राम हम लोग को यूज होता है किसका, तो ऑक्सीजन एटम का। तो इस समय समझ गए कि 18 ग्राम में हम लोग को कितना ऑक्सीजन का मास होता है, 16 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम में 16 ग्राम होता है, तो आपको बताना है कि 90 ग्राम में कितना ऑक्सीजन का होगा। तो आप बोलेंगे कितना, कि इसी चलते हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अगर 90 ग्राम हम लोग लिखेंगे किसका, तो H2O का, तो इसमें से हम लोग समझ जाएंगे कितना, एक, अगर हम लोग जान रहे थे 18 का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकाल लेते किसका, तो 1 ग्राम का निकाल लेते कि 1 ग्राम वाटर में कितना होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 16 और बटम कितना हो जाएगा, 18 ग्राम किसका निकल जाएगा, तो ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। यहाँ पे आप ये चीज़ लिखिएगा। चलो अभी हाइड्रोजन का वर्क नहीं है तो हाइड्रोजन वाला मिटा देते ताकि आपको कन्फ्यूजन बार बार ना हो, ठीक है ना। अभी ऑक्सीजन के बाद वो सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बताए थे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या करना है इसको। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि ऑक्सीजन का हम लोग यहाँ पे निकाल लिए कि 18 ग्राम वाटर में कितना होता है, तो 16 ग्राम कितना होता है ऑक्सीजन का। तो हम लोग समझ गए कि 1 ग्राम का बात करेंगे तो उसमें हम लोग को 16/18 ग्राम होगा ऑक्सीजन एटम का। तो इसी चलते हम लोग को निकालना किस में, तो 90 ग्राम में। तो वही चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि 90 ग्राम अगर देखेंगे हम लोग मतलब कि वाटर को, तो इसमें जो हम लोग को प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीजन एटम का मास, वो कितना प्रेजेंट रहेगा, तो 16/18 और गुना कर देंगे कितना से, 90 से। तो इतना ग्राम हम लोग को हो जाएगा किसका, तो ऑफ ऑक्सीजन एटम का हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ग्राम हम लोग को प्रेजेंट हो जाएगा ऑक्सीजन एटम का। इसको कैलकुलेट कीजिए तो 18×5 90 होता है, और 16×5 कितना हो जाता है, तो आप जानते हैं कितना हो जाता है, तो 80 हो जाता है, 16×5 80 हो जाता है। तो 80 ग्राम हो जाएगा आपका क्या चीज़, ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। कि अगर हम लोग 90 ग्राम लेते हैं हम लोग वाटर का, तो वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन बनेगा, वो ऑक्सीजन का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, तो 80 ग्राम मास हो जाएगा। तो अगर यदि आपको पता चल गया कि 80 ग्राम मास होता है, तो इस अनुसार से आप बता सकते हैं कि 90 ग्राम अगर वाटर लेते हैं तो उसमें से आप बता सकते हैं कि कितना आपका मोल प्रेजेंट होगा, मतलब आपका किसका, ऑक्सीजन का। तो हम लोग समझ गए कि 90 ग्राम अगर वाटर लेते हैं तो उसमें हम लोग को 80 ग्राम बनता है क्या चीज़, ऑक्सीजन एटम। तो आप बता सकते हैं कि 80 ग्राम में आपका कितना होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का जो मोल होगा वो कितना प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे क्या चीज़, कि मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या चीज लिखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन। और बटम आप क्या चेक कर देंगे यहाँ पे, मोलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास जो बोले, तो मास ऑफ आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से, तो यहाँ पे आप पुट कीजिए तो मास कितना निकल गया, तो 80 ग्राम निकल गया। तो यहाँ पे कितना पुट करना है, 80, और नीचे आप जानते हैं तो आप इसको पुट कीजिए और डायरेक्टली आप क्या कीजिए, यहाँ पे फाइंड आउट करके आंसर लिख लीजिए। तो अभी भी आप क्या करेंगे, गलती कर बैठेंगे। कैसे, क्योंकि आपको अगर इतना भी हम लोग कर दिए हैं तो आपको शुरुआती लेक्चर में हम एक चीज़ बताए थे, क्या चीज़, कि जब भी आपको नाइट्रोजन गैस बोलेगा, चाहे हाइड्रोजन गैस बोलेगा, चाहे आपको ऑक्सीजन गैस बोले, इस तरह से अगर आपको बोल देगा तो ऑक्सीजन हम लोग को बहुत, मतलब जो गैस होता है वो किस रूप में पाया जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का, जैसे अभी आप क्या करते, जैसे यहाँ पे अभी छोड़ रखे ना, अभी आप क्या करते, डायरेक्टली यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ पे लिखते, तो वो भी आप क्या लिख देते, सिर्फ 16 से आप भागा कर देते और निकाल देते, तो आंसर आ जाता है कितना, 5 मोल निकल जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, तो गलत इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे जो हम लोग को बात किया है आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में, मतलब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप फंसेंगे। यहाँ पे किसका बात कर रहा है, ऑक्सीजन गैस का बात कर रहा है। तो जो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तो ठीक है कि एटम का हम लोग निकाल लिए, अब यहाँ पे बात करो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन ना बोल करके क्या बोला है, ऑक्सीजन गैस का बोला है। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जब भी अगर ऑक्सीजन गैस बोलेगा, क्या चीज़ बोलेगा, अगर हम लोग को ऑक्सीजन गैस बोल रहा है तो ऑक्सीजन गैस का जो फार्मूला होता है वो O2 फार्मूला होता है। क्या होता है, O2 के फॉर्म में वो हम लोग को पाया जाता है। जैसे अभी बोल देता है नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस का कैसा फॉर्म में रहता है, N2 के फॉर्म में रहता है। समझ में आया। तो इस तरह से रहता है। तो आप इस सब में क्या हो सकते हैं, गड़बड़ा सकते हैं। जैसे अभी आप क्या कर रहा है, मास उसका निकाल लिए, डायरेक्टली पुट करते हैं। अगर यहाँ पे मोल निकालने जा रहे थे तो यहाँ पे जो मोलर मास था, वो मोलर मास चाहे मोलिकुलर मास, तो उसमें आप क्या बैठाते, 16 लिखाते। तो 16 लिखते तो वो कैसे लिखते, क्योंकि आप जानते थे कि एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है, 16। लेकिन आपको ये तो पता नहीं था
कि यहाँ पे हम लोग 32 से डिवाइड करेंगे। 32 से इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग जब भी गैस के फॉर्म में बोलते हैं तो उस समय जो हम लोग लिखता है तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है क्या चीज़, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस जो लिखना है उसको हम लोग कैसा फॉर्म में रहता है, तो O2 के फॉर्म में रहता है। अगर इस तरह से लिखा रहता है तो आप समझ जाते हैं अगर ये O2 बोल रहा है इसका मतलब हम लोग 2 ऑक्सीजन का बात कर रहे थे, इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो कितना होगा, 32 होगा। लेकिन अभी गड़बड़ा इसीलिए कहे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का बात कर रहा था, तो आप वहाँ पे पकड़ नहीं पा रहे थे कि वहाँ पे O होगा कि O2 होगा। लेकिन आप आज के बाद याद रख लीजिएगा, जब भी गैस के फॉर्म में रहेगा तो ऑक्सीजन कैसा फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में। अगर नाइट्रोजन गैस की बात करता है तो नाइट्रोजन भी कैसा रहता है, N2 के फॉर्म में रहता है। बात समझ में। तो इस तरह से जब भी गैसेस स्टेट में अगर बोल देगा गैस अवस्था में, तब आप उसमें O2 इस सब का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। चलो, अगर डायरेक्टली बोल देता है कि मोल ऑफ O खाली लिख देता है, आप समझ जाइए सिर्फ वहाँ पे O का बात कर रहा है, एक आइटम का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे किसका बात कर रहा है, O2 का बात कर रहा है। तो आपको डिवाइड किससे करना था, आपको 32 से। अब इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको आप लिख लीजिए। तो कैसे कीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे करिएगा, अगर 16 से ही काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा और 16 पचे 80 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 16 25 80 हो गया। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। काटिए, 5 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा। तो मतलब कि इतना मोल आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली क्या चीज़ कि 90 ग्राम अगर वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज करने के बाद जो हाइड्रोजन गैस का मोल होगा वो कितना होगा जी, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना आ जाता है, 2.5 मोल होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाना था। उम्मीद है कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो ठीक है, तो इतना भी बेसिक आपको कहीं बताया नहीं जाएगा। अगर यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप सही से देख नहीं रहे हैं। आप फिर से वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, तब आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना भी आप कमज़ोर नहीं कि इतना चीज़ आप पकड़ नहीं पाएंगे। सो ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में अच्छा तरीका से आ गया होगा। तो देखो, जैसा कि आप सभी से हम प्रोमिस किए थे कि प्रोमिस ये बोले थे कि हम लोग को डेली लेक्चर्स एक आएगा, वो थ्योरी पार्ट में आएगा, वो मतलब रेगुलर आएगा। अब जिसमें से अगर न्यूमेरिकल पार्ट का बात आता है, जैसे कि अभी NN सिन्हा बुक का हम लोग एक दिन में एक बार जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एक वीडियो लेक्चर में, तो ये चीज़ हम लोग का आगे से अब नहीं होगा। आगे से क्या होगा, जैसे मोल कंसेप्ट का जितना हम लोग को थ्योरी वगैरह था सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी रहा उससे रिलेटेड जो भी हम लोग को न्यूमेरिकल वगैरह, वो न्यूमेरिकल तो हम लोग करते ही रहेंगे। मतलब 2 दिन और अगर हम लोग को लेक्चर रहेगा जिसमें से हम लोग को सारा न्यूमेरिकल पार्ट्स, क्योंकि देखो 1 घंटा में कितना सारा हम लोग कर सकेंगे। सिर्फ हम लोग को रहता है यहाँ पे सॉल्यूशन करने का, तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करना होता है, बल्कि आपको समझाना होता है कि आप बेसिक से 0 लेवल से आप कैसे अप्रोच कर पाएंगे कोई क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसी चलते आपको मैं इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मतलब कि आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये पता नहीं है कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या क्या जरूरत करना पड़ेगा, आप कैसे खोजेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि यही चीज़ निकालना है। तो इस सारा चीज़ हम लोग को करते करते ज़्यादा समय निकल जाता है। अगर रही बात अगर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के तुलना में, या तो फिर आप एक टीचर्स के तुलना में अगर आप यहाँ पे बात करेंगे उस तरह से यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने के लिए, तभी 1 घंटा का लेक्चर जो हो गया है, 1 घंटा में हम लोग चाहते थे पूरा NN सिन्हा बुक को हम लोग सॉल्यूशन करके रख सकते थे। लेकिन अभी आपको उतना टैलेंट नहीं है, तो इसी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे बेसिक से उठाना पड़ रहा है। क्योंकि अभी आपका फर्स्ट चैप्टर है, अगर फर्स्ट चैप्टर में ही आपको पूरा हवा में उड़ा दिया जाता है तो आगे चल के और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसी चलते धीमे धीमे अगर आप फर्स्ट चैप्टर को अगर पढ़ लेते हैं पूरा अच्छा तरीके से, पूरा एकदम क्रिस्टल आपका पूरा क्लियर हो जाता है यहाँ पे सारा कंसेप्ट, तो आपको आगे आने वाले दिनों में कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी चलते हम लोग सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा कमजोर से कमजोर बच्चों को लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना लंबा लंबा लेक्चर हो जा रहा है और बहुत कम चीज़ों को यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। कहने का कम चीज़ है, लेकिन हम लोग पूरा कंसेप्ट को अच्छा तरीके से पढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको बोल रहे हैं कि जब हम लोग ये न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम लोग को बीच में कभी भी एक लेक्चर से अपलोड कर दिया जाएगा इस तरह से। लेकिन कल का जो हम लोग को रूटीन होगा वो कल से हम लोग को क्या होगा, तो आगे का जो पोर्शन है उसको हम लोग धीरे धीरे डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। जैसे कि अभी अब तक हम लोग क्या कंप्लीट किए, तो अभी तक हम लोग चल गए कि मोल कंसेप्ट का क्लियर कर लिए। किसका बात कर लिए, तो मोल कंसेप्ट का हम लोग क्लियर कर लिए। अब इसमें से हम लोग को आगे जो चलना है वो हम लोग को अगला कंसेप्ट जो आएगा टॉपिक, वो हम लोग को बात करना है इक्विवेलेंट मास का। किसका बात करेंगे, तो इक्विवेलेंट मास का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास का। किसका बात करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास का बात करेंगे। उसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो एम्पिरिकल फॉर्मूला बात करेंगे। किसका बात करेंगे, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का बात करेंगे, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये चीज़ बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या चीज़ देखेंगे हम लोग, तो कंसंट्रेशन टर्म।
तो कंसंट्रेशन टर्म्स को देखेंगे, बाकी बात फिर थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन चला चला के बता देंगे कि वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो इतना सिर्फ हम लोग को बताना है। उसके बाद जो हम लोग को चैप्टर नंबर जो 1 था, क्या चीज़ था, चैप्टर नंबर 1 जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था, वो हम लोग को क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर है वो हम लोग को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इतना ही टॉपिक में। तो इधर ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये आपका कितना लगेगा, तो 3 लेक्चर लगेगा। कितना लगेगा, 3 लेक्चर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को न्यूमेरिकल भी बताना है। तो अगर यदि आप देखिए, आप यहाँ से क्या हो गए, सिंसियर हो चुके हैं। कितना हो गया, सिंसियर हो चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ आ गए हैं, क्लास 11th में आ गए हैं। तो अभी आपको बच्चों जैसी हरकत नहीं करना है। अभी आपको जहाँ से भी मटेरियल मिल रहा है आपको वहाँ पे क्या करना है, अप्रोच करना है। आप वहाँ पे जो भी मटेरियल है उसको आप प्राप्त करके आप क्या कीजिए, सारा कंसेप्ट को वहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए और अपने सिलेबस को पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको एक चीज़ बोलने वाला हूँ, बहुत सारे को यहाँ पर दिक्कत होने वाला है, लेकिन दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लेक्चर जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अगर यदि मान के चलो यहाँ पे न्यूमेरिकल, अगर थ्योरी पोर्शन का बात करें तो 3 लेक्चर तो जाएगा मिनिमम, कम से कम तो 2 लेक्चर। ठीक है, अब यहाँ से बात करो, अगर न्यूमेरिकल सहित अगर बात करेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए कम से कम चाहिए तुमको 5 से लेकर के 7 दिन। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जो हम लोग को नीट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, जेई में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, आपका जो एन सिन्हा बुक में रहेगा तो उस टाइप का क्वेश्चन सारा कुछ बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को जो कंसंट्रेशन टर्म्स जो एक टॉपिक आएगा यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, जैसे मोल कंसेप्ट आया था, उसी तरह से अगर कंसंट्रेशन टर्म्स जो आएगा उसमें आपको 5 से लेकर के 7 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको 5 से 7 लेक्चर्स पूरा आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को और दिन खिंचाएगा। तो इसी चलते आप अगर चाहते हैं कि सिलेबस जल्दी खत्म करने के लिए, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि मैंने जो, आपको पता होगा, नहीं पता होगा क्योंकि आप तो पता ही नहीं है, आप तो अभी 11th क्लास में आए तो आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी ना पता है। चलो, तो जो क्लास 11th में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वही चीज़ हम लोग को क्लास 12th में पढ़ते हैं। एक चैप्टर नंबर 2, जो कि हम लोग चैप्टर का नाम है क्या चीज़, सोल्यूशन। क्या चीज़ चैप्टर का नाम है, सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कंसंट्रेशन टर्म, 2 चीज़ पढ़ना होता है। क्या चीज़ पढ़ना होता है, तो एक पढ़ना होता है कंसंट्रेशन टर्म, अच्छा समझने चाहिए, ठीक ना, आपको क्या चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, सो नोटिस से आप इसको समझ करके आप इसको फॉलो कीजिए। फिर हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्या चीज़ यहाँ पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या चीज़ पढ़ना होता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम लोग को जो नया टर्म्स जो आएगा क्लास 12 है, सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नया आएगा, बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स में आएगा ये सिर्फ और सिर्फ आपका कंसंट्रेशन टर्म जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे वही चीज़ वहाँ पे अप्लाई होगा, कंसंट्रेशन टर्म, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होता। तो अब आपको करना क्या है, ये चीज़ बताएं क्यों, क्योंकि हम जो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपको बताने वाले हैं, जैसा आपको बताऊंगा उसी टाइप से वहाँ पे क्या चीज़ है, तो चर्चा किया गया है पहले ही। 2 महीना पहले मैंने क्लास 12 का भी IIT जैम, मतलब कि IIT और उधर नीट लेवल का क्वेश्चंस कराते जा रहा था और सारा कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर करते जा रहा था। तो उसमें जो लेक्चर बनाया था उसमें से आपको 6 लेक्चर बनाया गया। कितना बनाया गया, 6 लेक्चर, जिसमें से कंसंट्रेशन टर्म्स का बात किया जाए तो वो आपका 5 लेक्चर्स बनाया गया और एक लेक्चर जो बनाया गया है वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरुआत हुआ था वहाँ से। तो आपको वहाँ पे क्या करेंगे, जो मोल कंसेप्ट का जो आपका एक बना हुआ है, क्या बना हुआ है, प्लेलिस्ट जो बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आपको क्या किया जाएगा, तो आपका तो अभी 5-6 लेक्चर जो हो गया है उसमें से आपको क्या किया जाएगा, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स का जो लेक्चर 5 को जो बनाया गया है उसको वहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ये लेक्चर देखने के बाद आप वहाँ पे जाने की कोशिश कीजिएगा और वहाँ से जो कंसंट्रेशन टर्म्स का जो 5 को लेक्चर बनाया गया है उसको आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करेंगे। सब कुछ आपका 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा ऐसे करके लेक्चर है, जिसमें से आपको उम्मीद है कि आप अच्छा तरीके से अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको नीट का चाहे IIT का कोई भी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, जैक बोर्ड का भी नहीं। यहाँ पे क्या होगा, बताने का तो मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन रीज़न क्या है कि आपका 5 से 7 दिन, मतलब समझ रहे, 1 हफ्ता का समय आपका गंवा देंगे। तो जो 1 सप्ताह इसमें जो समय देंगे, 1 सप्ताह में हम लोग को इतना सारा कुछ कवर हो जाएगा, तीनों टॉपिक। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर यदि आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली रूप से अगर वो वीडियो समझना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पर नहीं दिखूंगा, बस अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोर्ड में आ जाता हूँ तो वहाँ पर सिर्फ आपको क्या चाहिए, वेब कैम के द्वारा वहाँ पर बताया था, लैपटॉप
से बताया था, तो वहाँ भी सारा कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। नोट सारा कुछ आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप वहाँ से कंसंट्रेशन टर्म्स जो बताया गया उसको आप फॉलो कीजिएगा। वहाँ से 5 गो लेक्चर है, मान के चलिए जो अभी अपलोड करेंगे वही चीज़ ना आप देखेंगे, तो उसी तरह से वहाँ पर भी अपलोड किया गया है पहले से ही, तो उसको आप क्या कोशिश कीजिएगा वहाँ पे करने का, क्योंकि वहाँ पे पूरा एकदम हैवी लेवल का वहाँ पे क्या किया गया है, क्वेश्चंस बताया गया है। वही सब क्वेश्चन फिर मैं अभी बताऊँगा, जो वही चीज़ बताने में फिर से मैं यहाँ मेहनत करूँगा, तो वो समय आप बचाइए ताकि मैं आगे चल करके वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग को समय पूरा बच पाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा जो अभी ऐड कर देंगे मोल कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट में ही कौन सा रहेगा आपका कंसंट्रेशन टर्म, तो इसको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा 5 गो लेक्चर, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो फिर एक टॉपिक आपका छूट जाएगा। तो अगर आप मैसेज करके मुझे बताइएगा कि फिर से आपको पढ़ना है तो फिर से मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं तो बोलूँगा सिर्फ आप यहाँ से जो आपको लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है पहले से 12th वाला का, 12th और 11th का सेम चीज़ पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे लेवल का क्वेश्चन कराया गया, तो उतना सारा कुछ बार बार हम लोग रिपीट क्यों करें, उसके जगह हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो इसी वजह से आप क्या कीजिएगा, कंसंट्रेशन टर्म को वहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो उसको जरूर से जरूर 5 लेक्चर्स को आप फॉलो कर लीजिएगा। क्वेश्चंस भी वहाँ पे बताया हूँ, तो क्वेश्चंस को सारा कुछ अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये कंसंट्रेशन टर्म समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो अभी तक आपको टॉपिक बचा है वो 3 गो टॉपिक बचा हुआ है, जिसमें से ग्राम मतलब इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास और आपका एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह जो बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर के इधर अगर ये लेक्चर्स को बात करते हैं तो ये आपका कम से कम 4 दिन में खत्म हो जाएगा। कितना बात खत्म हो जाएगा, 4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा टॉपिक। इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, फिर आपका एम्पिरिकल फार्मूला भी आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका हो जाएगा यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर के आपका जो ये सप्ताह जो होने वाला है, तो ये सप्ताह आपका मतलब संडे के आसपास में आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो आपका डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नहीं तो मैं चाह रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने का, तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार टच करूँगा तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करके ही दम रखूँगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में आपका लगभग आपका 1.5 महीना का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 1.5 महीना का समय लगेगा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने का। सिर्फ है 2 ही चैप्टर, जिसमें से आपका जीओसी मतलब कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें से आपको 3 गो चैप्टर्स आएगा। भले एक चैप्टर लिख दिया तो उसके अंदर में 3 चैप्टर आता है, तो 3 चैप्टर वहाँ से और एक आपका बच जाएगा उधर से हाइड्रोकार्बन वगैरह, तो उसमें तो आपका कुल मिलाकर के 4 गो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो 4 गो चैप्टर खाली कहने का है, वहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो जैसा बोलिएगा, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे तो डायरेक्टली 2 महीना 1.5 महीना हम लोग सिर्फ उसी में चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही। और नहीं तो अभी जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दिए, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसके बाद आप बोलिएगा सेकेंड चैप्टर हम लोग लेकर के चलेंगे, थर्ड चैप्टर लेकर के चलेंगे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये सब देखेंगे। या फिर इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है आपका, उस पर पीरियोडिसिटी, उसको हम लोग देख लेंगे। तो जो भी आप बोलेंगे वैसा कीजिएगा, नहीं तो फिर जैसा मुझे सुविधा लगेगा वैसे मैं यहाँ पे लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको इधर उधर पे ध्यान नहीं देना है हम लोग को, क्योंकि लंबा समय अब मिल गया हम लोग को एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए। तो हम लोग धीमे धीमे सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी बात कर रहे थे 70 मतलब 35 मार्क्स का, अब बात करेंगे 70 मार्क्स का। मतलब 70 में 70 मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर हम मुझे आप फॉलो करते हैं पूरा लगातार, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको एक लेक्चर भी मिस नहीं कराया जाएगा। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि यूट्यूब में अगर वीडियो डाल रहे हैं तो कोई कंसेप्ट नहीं बताया, ऐसा नहीं। आपको पूरा हर एक कंसेप्ट यहाँ पे बताया जाएगा, वो भी जो आपको ऑफलाइन कोचिंग में नहीं दिया जाता है, उस लेवल का भी यहाँ पे बताया जाएगा। आपको फील होगा कि चलो मेरा पैसा भी बच गया और हम लोग कोचिंग से ज़्यादा ही यहाँ पे हम लोग क्या किए, ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से तो आप कोशिश कीजिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स को, इसके आगे लेक्चर नहीं आएगा। लेक्चर आएगा आपको डायरेक्टली यहाँ पे इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास और एम्पिरिकल फार्मूला का। तो ये 3 गो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। आपको कंसंट्रेशन टर्म्स वहाँ से आपको कवर कर लेना है। इस वीडियो को वहाँ पे जोड़ दूंगा, तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा देख लेने का, ठीक है। तो वहाँ से इस तरह से हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी लास्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी रहा बात आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का, तो न्यूमेरिकल हम लोग को चलते रहेगा, बीच में कभी भी अपलोड हो जाएगा। इससे चलते आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी कुछ नहीं बोलेंगे, अंत में बस इतना ही बोलेंगे, देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बहुत लोग हमसे जुड़ सके और मुझे ये काम करने में और भी ज़्यादा हिम्मत मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, और मैं भी जो अभी काम कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आप इतना तो ज़रूर करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और एक छोटा सा अच्छा सा कैसा लगा आपको वीडियो, या फिर आपको कुछ कन्फ्यूजन तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।